ये दो गलतियां लोग अक्सर अपने करियर में करते हैं, बट लॉज ऑफ पावर की ये दो लॉज आपको वो गलतियां करने से बचा सकते हैं और इसीलिए इन लॉज को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। चलो समझते हैं। मई 1925 के दौरान फ्रांस में स्क्रैप मेटल का बिजनेस करने वाले 5 सबसे सक्सेसफुल डीलर्स को वहां की गवर्नमेंट की तरफ से एक इनविटेशन मिला। उस इनविटेशन पे साफ साफ लिखा था कि गवर्नमेंट आपसे एक ऑफिशियल बट बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मीटिंग करना चाहती है। आपकी ये इंपॉर्टेंट ऑफिशियल मीटिंग हमारी सरकार के एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स हैं, उनसे करवाई जाएगी। इस मीटिंग के लिए आपको होटल क्रिलॉन बुलाया जा रहा है। होटल क्रिलॉन तब पेरिस का सबसे लग्जूरियस होटल हुआ करता था। अब मीटिंग के दिन जब वो बिजनेसमैन होटल क्रिलॉन पहुंचे तो उन्हें होटल के टॉप फ्लोर पे मौजूद सबसे लग्जूरियस रूम में ले जाया गया, जहां उनकी मुलाकात उस डायरेक्टर मिस्टर लस्टिक से हुई। उन पांचों को अभी तक कोई भी आइडिया नहीं था कि आखिर इस मीटिंग में होने क्या वाला है, बट थोड़ी देर बाद वो डायरेक्टर अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने बोलना शुरू किया और उस डायरेक्टर ने एंड में जो बात कही वो सुनकर इन पांचों के होश उड़ गए। उसने सबसे पहले इन पांचों को एक वार्निंग दी और कहा कि इससे पहले कि मैं आपको कुछ भी बताऊं, मैं आपको वार्न करना चाहता हूं कि इस मीटिंग में करी गई हर एक बात को सीक्रेट रखना आप पांचों की जिम्मेदारी होगी। जब समय आएगा तो हमारी सरकार खुद इस बात को फ्रांस की जनता के सामने जाहिर कर देगी, लेकिन तब तक आप पांचों को अपने मुंह बंद रखने हैं। इसके बाद एंड में उसने कहा कि हमारी सरकार ने एफिल टावर को गिराने का फैसला लिया। ये सुनते ही उन पांचों के होश उड़ गए और फिर उसने सरकार के इस फैसले का रीजन एक्सप्लेन करना शुरू किया। उसने कहा कि आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज में सुना होगा कि एफिल टावर कैसे दिन ब दिन खराब होते जा रहा है और कैसे सरकार इसको रिपेयर करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि हमारी सरकार खुद एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, इसलिए $1 मिलियन का मेंटेनेंस खर्च उठाना हमारी सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। फिर ये बोलते बोलते उसने टेबल से कुछ शीट्स उठाई और एक एक शीट उन पांचों को सौंप दी। सोचो उस शीट पर क्या लिखा होगा। उन शीट्स पर लिखा हुआ था कि एफिल टावर को बनाने में कितना मेटल यूज हुआ है और उस मेटल को बेचकर कितना पैसा कमाया जा सकता है। जब इन पांचों ने वो शीट्स देखी तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इन पांचों को अंदाजा लग गया था कि इस डील से कितना पैसा कमाया जा सकता है। फिर डायरेक्टर ने उन पांचों को कहा कि अब आप इस शीट के अकॉर्डिंग अपने अपने ऑफर दो और बताओ कि आप एफिल टावर को कितने में खरीदना चाहोगे और अगले 4 दिनों के अंदर अपने ऑफर्स बताए गए एड्रेस पर मेल कर देना। आप में से जिसका भी ऑफर सरकार को मंजूर होगा उसे आगे का प्रोसेस बताने के लिए एक कॉल की जाएगी। कुछ दिनों बाद उन सभी ने अपने अपने ऑफर सबमिट किए और उनमें से जिस बिजनेसमैन का ऑफर सिलेक्ट हुआ था उसे एक कॉल आया और उसे कहा गया कि अपने टोटल ऑफर में लिखी गई रकम के 25% का चेक लेकर ठीक उसी जगह पहुंच जाओ जहां आपकी मीटिंग डायरेक्टर मिस्टर लस्टिक से हुई थी। उस समय जो रकम उस चेक पर लिखी हुई थी उसकी वैल्यू थी 2.5 लाख फ्रैंक्स। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। इस कॉल के बाद वो बिजनेसमैन बेहद खुश था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो दुनिया के इतिहास में इकलौता ऐसा बिजनेसमैन होगा जिसने सरकार के साथ एफिल टावर का सौदा किया है। लेकिन जिस दिन वो चेक लेकर होटल पहुंचा तो उसके दिमाग में एक सवाल आया। उसने सोचा कि इतनी बड़ी गवर्नमेंट डील एक होटल में क्यों हो रही है, इसके लिए तो कोई सरकारी ऑफिस होना चाहिए। उसे लगा कि कहीं ये कोई स्कैम तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो चेक लेकर उस होटल में एंटर हो गया और उस रूम में पहुंच गया जहां उसकी मीटिंग डायरेक्टर लस्टिक से होनी थी। लेकिन इस बार जैसे ही ये रूम में एंटर हुआ तो पहले तो डायरेक्टर ने इसका वेलकम किया, पर फिर वो डायरेक्टर कुछ अलग तरह की बातें करने लगा। इस बिजनेसमैन को वो डायरेक्टर अपने घर की कुछ बातें बताने लगा। वो बोलने लगा कि भले ही उसे इस बड़ी डील के लिए सेलेक्ट किया गया है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत ही कम है। वो इनडायरेक्टली रिश्वत मांग रहा था। अब ये सुनने के बाद इस बिजनेसमैन को बहुत राहत मिली और उसे समझ आ गया कि अगर ये डायरेक्टर मुझसे रिश्वत मांग रहा है तो पक्का ये एक सरकारी डील ही है। अब उसने खुशी खुशी पहले उस डायरेक्टर को कुछ कैश पकड़ाया, फिर वो चेक उस डायरेक्टर के हाथ में सौंप कर कुछ पेपर्स पे साइन किया और वो पेपर्स लेकर अपने घर लौट आया। घर लौटने के बाद ये बिजनेसमैन बस यही सपने देख रहा था कि अब इसे कितना ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। उसने कुछ दिनों तक सरकार की तरफ से दूसरी कॉल का वेट किया, लेकिन कोई कॉल नहीं आई। फिर उसने खुद कुछ सरकारी ऑफिसेज में कॉल किया और पता लगाने की कोशिश की कि मिस्टर लस्टिक नाम का कोई सरकारी ऑफिशियल है भी या नहीं और क्या सरकार एफिल टावर को गिराना चाहती है। उसे पता लगा कि ना तो मिस्टर लस्टिक नाम का कोई सरकारी ऑफिशियल है और ना ही सरकार एफिल टावर को गिराने का सोच भी रही है। लेकिन पता है, इतना बड़ा कांड होने के बाद भी वो बिजनेसमैन ना तो कभी किसी पुलिस वाले के पास गया और ना ही कभी इस बात की कोई कंप्लेन दर्ज करवाई। उसे पता था कि वो जहां भी इस बात की कंप्लेन करेगा मजाक सिर्फ उसी का ही उड़ेगा। इनफैक्ट मजे की बात पता है क्या है
कि 6 महीने बाद मिस्टर लस्टिक दोबारा फ्रांस में आया और उसने ठीक इसी तरह एफिल टावर को एक दूसरे बिजनेसमैन को बेच डाला। नाउ इस कहानी से आपको क्या सीखने की जरूरत है? द आंसर इज एक्शन विद बोल्डनेस। और ये चीज आपको इंटरव्यूज और करियर में होने वाली नेगोशिएशन मीटिंग्स में बहुत काम आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार प्रिपेयर्ड होने के बावजूद भी हम कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस के साथ जवाब ही नहीं दे पाते, और ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपकी काबिलियत पर शक और आपके रिजेक्शन की वजह बन जाती है। बट यू नो व्हाट, कई लोग झूठ भी इतनी बोल्डनेस के साथ बोलते हैं कि सामने वाले इंसान को खुद पर ही शक होने लग जाता है। सो द की लेसन इज कि जिस भी चीज में आप अनश्योर हो उसे अटेम्प्ट ही मत करो, लेकिन जिस भी चीज को आप अटेम्प्ट करो उसे इतनी बोल्डनेस के साथ एग्जीक्यूट करो कि सामने वाला इंसान आपकी बोल्डनेस से ही प्रभावित हो जाए। सो लेसन नंबर 1, इंटरैक्शन विद बोल्डनेस। आज से कई साल पहले की बात है। एक वजीर था जिसे अपने सुल्तान की सेवा करते हुए 30 साल बीत चुके थे, और इन 30 सालों में उस वजीर ने अपने सुल्तान के लिए जो भी काम किए, हर एक काम को उसने बहुत ही ईमानदारी और शिद्दत के साथ किया। ये वजीर अपने सुल्तान की बहुत इज्जत भी करता था, लेकिन इस वजीर की इसी ईमानदारी की वजह से इसके कई दुश्मन भी बन चुके थे, और उसके ये दुश्मन बार बार ये कोशिश करते रहते थे कि किसी भी तरह से वो सुल्तान के कान भर सकें और उसे वजीर के खिलाफ भड़का सकें। लेकिन कभी भी सुल्तान ने इनकी इस बात पे गौर नहीं किया, और कई सालों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक सुल्तान को पता नहीं क्यों पर वजीर के खिलाफ वो अफवाहें सच लगने लगी, और फिर वो सुल्तान बेचारे वजीर पर बिना वजह शक करने लगा। फिर एक दिन सुल्तान ने वजीर को सजाए मौत देने का फैसला ले लिया। सुल्तान ने वजीर को भरी सभा में बुलाया और उसे कहा कि मुझे सुनने में आया है कि तुमने मुझसे गद्दारी की है, और इसीलिए मैं तुम्हें सजाए मौत देने का फैसला लेता हूँ। इस सजा के तौर पर मैं आदेश देता हूँ कि तुम्हें जंगली कुत्तों के पिंजरे में फेंक दिया जाए। वजीर इस बात पे विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी उसने रोते रोते सुल्तान को कहा कि सुल्तान, मुझे ये सजा मंजूर है, पर मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि आप बस एक बार मुझे 10 दिन का समय दें, ताकि मैं अपने घर वालों के भविष्य के लिए कुछ कर पाऊं, और मैंने आज तक जो भी उधार लिया है मैं उसे वापस चुका पाऊं। उसने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि मैं कहीं भागूंगा नहीं, और ठीक सजा वाले दिन मैं आपके सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा। सुल्तान ने वजीर की यह बात मान ली, और इसके तुरंत बाद वजीर भागता हुआ अपने घर गया और अपने घर से 100 सोने के सिक्के उठाए, और वो सिक्के लेकर वजीर भागता हुआ वापस सुल्तान के किले के पास पहुंच गया। अब जो इंसान सुल्तान के लिए उन जंगली कुत्तों का ध्यान रखा करता था, वजीर उसके पास पहुंच गया, और वजीर ने उस इंसान से कहा कि ये सिक्के मैं आपको देना चाहता हूं, पर मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप प्लीज मुझे 10 दिन के लिए इन जंगली कुत्तों का ध्यान रखने दें। उस इंसान ने वजीर की यह बात मान ली, और उसके बाद अगले 10 दिनों तक वजीर ने उन कुत्तों को खूब प्यार दिया और उन्हें अपने हाथ से खाना देना शुरू कर दिया। वजीर उन कुत्तों की हर एक चीज का ध्यान रखा करता था। पर फिर 10 दिनों बाद ठीक सजा वाले दिन जब वजीर को हाथ पैर बांधकर उन कुत्तों के पिंजरे में फेंका गया, तो राजा ये देखकर हैरान हो गया कि कैसे उन कुत्तों ने वजीर को कुछ किया ही नहीं, बल्कि वो अपनी पूंछ हिलाते हुए उस वजीर के पास आकर खड़े हो गए। सुल्तान ने ये देखकर वजीर से ही पूछा कि क्या बात है, ये कुत्ते तुम्हें देखकर इतने शांत कैसे हैं? तो वजीर ने कहा कि मैंने इन कुत्तों का सिर्फ 10 दिन ध्यान रखा, और ये कुत्ते मुझसे आज कितना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं ये आप देख सकते हो। पर आपके लिए तो मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल वफादारी से काम किया, और आप जो आज मेरे साथ कर रहे हो ये दुनिया देख सकती है। ये सुनते ही सुल्तान शर्म से लाल हो गया और उसने वजीर की सजा माफ कर दी। नाउ इस स्टोरी से आपको क्या समझ आता है? द आंसर इज विन थ्रू एक्शंस, नॉट थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस दिन वजीर सुल्तान से बहस कर लेता, आर्ग्यूमेंट कर लेता, तो उसे ठीक उसी दिन सजाए मौत दे दी जाती और उसे 10 दिन का टाइम भी नहीं मिल पाता। पता है, ठीक इसी तरह आपको भी कई बार अपने करियर के दौरान कई ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा जहां पर आपको अपने आप को सही प्रूव करने की जरूरत महसूस होगी। लेकिन उस समय पर अपने आप को सही प्रूव करने के लिए आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना, आपको अपने एक्शंस के जरिए खुद को प्रूव करना चाहिए। कई लोग ऐसी सिचुएशंस में आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं जो कि कोई सॉल्यूशन नहीं होता। सो लेसन नंबर 2, विन थ्रू एक्शंस, नॉट थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। नाउ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।